Hello guys, welcome to all of you. वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी एंड मेरा नाम वेदवीर है। मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। और ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ये PGT कॉमर्स में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग उस वीडियोस को ज़रूर देखें और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके डाउट्स को कंसीडर कर सकें। एंड बिजनेस फाइनेंस हम लोगों ने 2 क्लास में स्टार्ट किया था। तो उससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस और बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। उसमें हम लोग कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारा UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल और स्ट्रक्चर। 2 वर्ड हैं। क्या होता है कैपिटल? क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस के ओनर का होता है, या यहाँ पर जो कैपिटल है उसका मतलब है लॉन्ग टर्म से। आपने एक्सपेंडिचर पढ़े होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? पार्ट्स या फिर कंपोनेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ फंड पढ़े थे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, इंटरनल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज और आपका बोरोड फंड और ओन कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को यूज करके हम क्या करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म। ये चीज़, ये वर्ड जरा याद रखना कि कैपिटल जहां पर भी वर्ड आएगा यहां पर इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सोर्सेज को अरेंज कर रही है, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर और व्हाट विल बी द कंपोनेंट थ्रू विच कंपनी कैन अरेंज द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म की ही बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की यहां पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। यहां पर डेट और इक्विटी दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। तो कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हमारा जो डेट है वो क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, उनका अप्रोप्रिएट मिक्स क्या होना चाहिए, ताकि हम एक कंपनी की एसेट और ऑपरेशन को हम मैनेज कर सके। कंपनी अपनी एसेट को मैनेज करती है फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। सो कंपनी व्हाट will be the sources of finance that a company need to manage in its asset for the efficient utilization of its resources and effective management of operation, right? तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों फ्रेम करती है? इसलिए फ्रेम करती है ताकि अपने जो आने वाले टाइम में उसका जो ऑपरेशन है वो सही तरीके से स्मूथली फाइनेंस होता रहे और उसकी जो एसेट है वो सही तरीके से मैनेज होती रहे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट that is the put into use by the company in order to finance the overall operation of the company। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेशन है उसमें कंपनी कितना डेट लेगी, कितना इक्विटी लेगी और कितना कंपनी को डेट लेना चाहिए, कितना इक्विटी लेना चाहिए, इन सब चीजों को कंपनी यहां पर डिसाइड करती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी क्या करती है? सोर्सेज का सिलेक्शन करती है कि व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर इट्स लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है कंपनी, तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से सोर्सेज को मैनेज करेगी, कहां कहां से सोर्सेज लाएगी कंपनी, तो वही सब चीजें जो वो हमारी यहां पर आती हैं। सो हियर वी कैन से वी हैव टू चूज द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी जो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करेगी। तो यहां पर हम देखें तो कंपनी को 2 टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहली चीज कि हमारी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या रहेंगी।
ठीक है, मतलब कंपनी कौन कौन से सिक्योरिटीज को इशू करेगी। ठीक है, मतलब कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? डेट हमारा ऑप्शन हो सकता है, इक्विटी हमारा ऑप्शन हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हमारा ऑप्शन हो सकता है, रिटेन अर्निंग हमारा ऑप्शन हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो कंपनी कोई भी रिसोर्सेज जो कंपनी यूज कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है तो हमारे पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म, ये बोरोइंग हमारे पास लोन वगैरह हैं, बोरोइंग्स वगैरह हैं, डिवेंचर वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। अब इनमें से कंपनी कौन सा सोर्सेज लेगी ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। पहली चीज, कंपनी को टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कंपनी को ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा उनकी रेशो क्या रहेगी। रेशो मतलब अप्रोप्रिएट मिक्स उसका होना चाहिए। ठीक है भाई, कंपनी मतलब जो है, जैसे मान लो एक कंपनी है जो ये कहती है कि भैया मैं अपना डेट और इक्विटी 2:1 के रेशो में लूंगा। एक कंपनी बी है जो ये कहती है कि मैं अपना जो वो 3:1 के रेशो में लूंगा। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा कैपिटल प्रपोर्शन अपना जो रखती है, ताकि उसका जो ऑपरेशन है वो स्मूथली हमारे मैनेज हो सके। तो यहां पर कंपनी ने दो चीजें डिसाइड करी। कौन कौन सी चीज? पहली चीज, टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, एंड अनदर आर द रिलेटिव रेशो ऑफ द सिक्योरिटीज, मीन what will be the proportion of equity and debt or other resources for their portion in the capital structure। ठीक है, प्रपोर्शनेट उनका क्या रहेगा, मतलब कितना डेट रहेगा, कितनी इक्विटी रहेगी, डेट और इक्विटी में कितना कितना प्रपोर्शनेट रहेगा, ये चीजें कंपनी यहां पर डिसाइड करेगी। अब यहां पर देखो दो चीजें आती हैं, दो तरह की कंपनी होती है। एक होता है हाई गियर्ड कंपनी, एक होता है लो गियर्ड कंपनी। हाई गियर्ड कंपनी और लो गियर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाई गियर्ड कंपनी का मतलब होता है कि जहां पर कंपनी डेट का प्रपोर्शन ज्यादा लेती है और इक्विटी का प्रपोर्शन कम लेती है। मतलब यहां पर जो डेट रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो इक्विटी रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब यहां पर लीवर्ड फॉर्म भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, और लो गियर्ड कंपनी इसका उल्टा हो जाता है। मतलब यहां पर जो है कंपनी जो है इक्विटी का जो पैसा रहेगा वो ज्यादा रहेगा और डेट का पैसा जो रहेगा वो कम रहेगा। कंपनी डेट का प्रपोर्शन कम यूज कर रही है, इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा यूज कर रही है, तो लो गियर्ड कंपनी उसको बोलते हैं। और हाई गियर्ड कंपनी का मतलब होता है कंपनी डेट का प्रपोर्शन ज्यादा यूज कर रही है और इक्विटी का प्रपोर्शन कंपनी कम यूज करे। कई बार ये पूछ लेता है कंपनी की लीवर्ड फॉर्म कौन सी होती है, अनलीवर्ड फॉर्म कौन सी होती है, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें आपने डिसाइड करी। एक तो पहली चीज कि आपका व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, एंड अनदर व्हाट विल बी द रिलेटिव रेशो ऑफ द सिक्योरिटी टू मैनेज इट्स ऑपरेशन स्मूथली। राइट, सो यहां पर अगर हम पूरे ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो कंपनी जो है इसको अगर रिलेटिव रेशो की बात करें तो इसके बेसिस पे हम दो तरीके से कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हाईली गियर्ड कंपनी या हाई लीवर्ड कंपनी, एक होता है लो गियर्ड कंपनी या अनलीवर्ड कंपनी। तो इसमें क्या रहता है कि आपका डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रहता है, इक्विटी का प्रपोर्शन कम रहता है। ठीक है, हाई गियर्ड कंपनी में। और लो गियर्ड कंपनी में क्या रहेगा आपका कि इसमें आपका इसका उल्टा रहेगा, इक्विटी का प्रपोर्शन कंपनी ज्यादा यूज करेगी और डेट का प्रपोर्शन कंपनी कम यूज करेगी। अच्छा, कंपनी किस बेसिस पे डिसाइड करती है कि भाई हम इतना डेट लेंगे या इतना इक्विटी लेंगे या इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे? ये कैसे डिसाइड होता है? ये कंपनी टू कंपनी डिसाइड होता है कि मतलब कंपनी कैसे, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, क्या परसेप्शन है उसके और किस तरीके से अपना जो रिस्क है उसको कंसीडर करेगी कंपनी, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि हम कितना इक्विटी लेंगे, कितना हम डेट लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पैटर्न की बात करें, कंपनी कौन कौन सा पैटर्न रख सकती है? कंपनी इक्विटी ओनली रख सकती है। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, पैटर्न का मतलब क्या है? कंपनी जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर को रखेगी तो वहां पर कंपनी कौन कौन सी एसेट को अपनी रख सकती है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज को अपनी रख सकती है। ठीक है, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारी एसेट है। तो यहां पर कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपना अमाउंट दिखाएगी, यहाँ पे कंपनी लिखेगी हमारे पास जो है इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, लोन है, दिस है, दैट है। यही है ना कि मतलब यहाँ से हमारे पास पैसा आया और यहाँ पर कंपनी ने, ये हमारी एसेट है, इनको यूज करके हमने यहाँ पर ये चीजें हमने करी हैं। ठीक है, इट इज द सोर्सेज एंड इट इज द एप्लीकेशन, है ना। एसेट का मतलब एप्लीकेशन ही होता है कि भाई हमने ये जो पैसा लिया है वो यहाँ पर अपना खर्च किया है, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड होता है कि मतलब कहाँ कहाँ से पैसा हमने लगाया है। ठीक है, तो अब यहां पर कंपनी किस किस को दिखा सकती है? कंपनी जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेगी तो इक्विटी ओनली दिखा सकती है। हो सकता है कि कंपनी ने बाहर से पैसा लिया ही ना हो। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या है कि अपना कंपनी का खुद का पैसा है। कंपनी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर दिखा सकती है।
कंपनी कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का रखेगी, कुछ प्रपोर्शन प्रेफरेंस शेयर का रखेगी। नेक्स्ट आता है इक्विटी प्लस डिवेंचर, मतलब कंपनी इक्विटी लेगी और डिवेंचर लेगी। ठीक है। तीसरा आता है इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर। ठीक है। तो इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर तीनों का कॉम्बिनेशन भी कंपनी ले सकती है। क्या कंपनी डेट ओनली ले सकती है? देखो, जब भी किसी कंपनी को आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास खुद का भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। सारा पैसा आप उधारी पे लेके थोड़ी वो कर सकते हो। मान लो मैं भी अगर आपको बोलूँ कि भैया मुझे जो 5 करोड़ रुपए दे दो, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, बोलेगा 5 करोड़ मेरे पास होते तो मैं ही अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर लेता। राइट। तो आपके पास क्या है भैया, आप मुझे पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये भी तो मैं डिसाइड करूंगा। मैं अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कोई बंदा मुझे मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस कंपनी से मुझे पैसा वापस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसलिए कंपनी कभी भी 100% डेट पे पैसा नहीं चलाती है और ना ही उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली डेट मिलेगा। क्योंकि ओनली डेट का मतलब क्या है कि कंपनी के लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कंपनी एसेट कैसे मैनेज कर रही है अपनी। कंपनी का सारा पैसा उधारी का नहीं हो सकता, उसका ओनर का खुद का पैसा तो कुछ होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे ये चीजें कंपनी यहां पर डिसाइड कर सकती है। तो कंपनी इक्विटी ओनली हो सकती है बट डिबेंचर ओनली नहीं हो सकती है। एक बार ये स्टेटमेंट आई थी, कंपनी कैन कैन डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर पैटर्न इक्विटी ओनली एज वेल एज डेट ओनली। इक्विटी ओनली तो हो सकता है, वो तो चीज समझ आती है, लेकिन डेट ओनली कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कंपनी का बाहर का पैसा ना लिया हो, ना ही कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करा, ना ही कंपनी ने डिबेंचर लिया, और कंपनी हो सकता है कि तीनों का प्रपोर्शन यूज कर ले। अब मान लो कंपनी ने 100 रुपए लिए हैं, तो 100 में से कंपनी ने 20% ये ले लिए, 40-40 ये ले लिए। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कंपनी क्या प्रपोर्शनेट अपना यहां पर रखने वाली है। तो ये कंपनी टू कंपनी हमारा डिपेंड करेगा। तो जब भी कंपनी कोई भी फंडामेंटल कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करेगी तो वहां पर कंपनी को दो चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। क्या चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी? एक तो कॉस्ट प्रिंसिपल उसको माइंड में रखना पड़ेगा। क्या कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कि मतलब कंपनी कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करेगी तो इस हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि देखो इक्विटी का भी अपना खर्चा आएगा, प्रेफरेंस शेयर का भी अपना खर्चा आएगा, और आपका जो डिवेंचर है उसका भी अपना खर्चा आएगा। तो यहां पर कंपनी कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर ले, उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आनी चाहिए। तो कंपनी अपनी कॉस्ट को मायने में रखे। ऐसा ना हो कि कंपनी जो वो कॉस्ट के चक्कर में इक्विटी से ही पैसा ले ले या डिवेंचर से ही पैसा ले ले। कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कंपनी को यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क प्रिंसिपल है वो क्या है। रिस्क प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कंपनी को जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क परसेप्शन है वो क्या है। मतलब कंपनी जो वो, जैसे मान लो अगर कंपनी ने डिवेंचर से पैसा लिया तो वो हमारी फिक्स लाइबिलिटी हो जाती है कि उतने टाइम पीरियड के लिए कंपनी को पैसा देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट ना हो, उतना पैसा तो कंपनी को देना ही देना है। ठीक है। तो यहां पर रिस्क ऑफ ओवरऑल कैपिटल शुड बी मिनिमम, मोर फोकस ऑन द इक्विटी देन डेट। क्योंकि इक्विटी पे कभी भी कंपनी का रिस्क नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कंपनी का रिस्क? ये कंपनी का खुद का पैसा होता है। अगर कंपनी के पास जो है अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वहां पर हम अपने हिसाब से जो चीजें हैं उसको मैनेज करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारी जो कैपिटल है वो किस तरीके से हम अपनी मैनेज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए? इक्विटी पे होना चाहिए रेदर देन डेट। ठीक है। अगर कंपनी रिस्क को ध्यान में रख रही है तो, क्योंकि डेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा हो जाता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवेंचर है वो आपका कम रिस्की हो जाता है, क्योंकि उनको पता भाई उतनी रिटर्न तो उनको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन इक्विटी जो है वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर पैसा बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ये चीजें समझ आई आपको कि ये कंपनी पैटर्न रख सकती है, और इसके बेसिस पे कंपनी जब भी पैटर्न अपना डिसाइड करेगी तो उसको दो प्रिंसिपल अपने ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, और आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी रिस्क के चक्कर में कुछ भी कैपिटल अपना स्ट्रक्चर फ्रेम कर लिया, कंपनी ने इतना रिस्क बढ़ा दिया कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं है उसको पे करने के लिए। राइट। तो यहां पर देखो तीन टर्म आती हैं। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एसेट स्ट्रक्चर। कई बार ये टर्म यूज करी जाती है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और एसेट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमारी एसेट है,
ये हमारी है लाइबिलिटी। एसेट साइड का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है? लाइबिलिटी साइड के। ये ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट में बोला? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के मैचिंग कॉन्सेप्ट ने ऐसा बोला है कि भाई आपके जो क्रेडिट साइड है वो आपकी डेबिट साइड के साथ में मैच होनी चाहिए, क्योंकि एज पर द ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट देयर शुड बी डबल साइड एंट्री एंड डबल इफेक्ट ऑन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट आर रिकॉर्डेड ऑन द बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल पे जितने भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनका डेबिट और क्रेडिट दो साइड का इफेक्ट रहता है, एक डेबिट रहती है, एक आपकी क्रेडिट रहती है, और डेबिट साइड का टोटल आपका क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर रहता है। राइट, तो यहां पर भी आपका जो एसेट साइड है वो बराबर होनी चाहिए किसके? लाइबिलिटी साइड के। ठीक है, तो एसेट का जो टोटल रहता है, एसेट में हमने कितनी कितनी एसेट अपनी लगा रखी है, मतलब कितनी आपकी करंट एसेट्स है, कितनी आपकी फिक्स एसेट्स है, उसको जब हम टोटल करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट स्ट्रक्चर। मतलब आपकी एसेट में कितनी एसेट करंट एसेट्स है, कितनी आपकी फिक्स एसेट्स है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर एसेट इन द बैलेंस शीट इज नोन एज एसेट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले आप समझ लो क्या कहता है। इट इंप्लाइज द कंपोजिशन ऑफ टोटल एसेट यूज्ड बाय द फर्म। मींस आपका जो एसेट है बैलेंस शीट में वो कंपनी ने क्या क्या वो कर रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट, लाइक फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स आपकी कितनी है। तो एसेट स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट, दो ही तरीके के एसेट्स हमारी होती हैं, या तो फिक्स एसेट्स होंगे या हमारी क्या होंगी? करंट एसेट्स होंगी। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमें यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, और फिक्स एसेट्स एक साल से ऊपर के लिए होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अब देखो, कंपनी ने जितना भी ये जो पैसा है, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड जितने भी कंपनी के हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब लायबिलिटी साइड का जितना भी टोटल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कंपनी ने जो पैसा लगा रखा है वो कहां कहां से लगा रखा है? वो करंट लायबिलिटी में भी लगा रखा है कंपनी ने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी लगा रखा है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में भी लगा रखा है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी लगा रखा है। ठीक है, तो उसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वो सारी चीजें आपकी जो किस में आ जाएंगी? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज नोन एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब एसेट में कंपनी ने कहां कहां से पैसा लगा रखा है, ये क्या बताया? कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताएगा। आपके पास एसेट कौन कौन सी हैं, ये एसेट स्ट्रक्चर बताएगा। आपके पास करंट एसेट्स कितनी है, मतलब कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं, जैसे आपके पास कैश है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, आपके पास स्टॉक है, ये सारी हमारी क्या है? करंट एसेट्स हैं। आपके पास प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर और ये सारा जो टूल वगैरह है, ये सारी हमारी फिक्स एसेट्स हैं। ये सब हमारा क्या बताएगा? एसेट स्ट्रक्चर बताएगा। लेकिन उसमें हमने पैसा कहां कहां से लगाया है, मतलब आपके शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, ये सब आपका किस में आ जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों आते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करेगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्टेटमेंट काइंड ऑफ। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका अलग है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होता है, और जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों से होता है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी जो है, कंपनी ने अपना जो टोटल कैपिटल अपनी अरेंज करी है, उसमें कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रोपोर्शन कितना लिया है, लॉन्ग टर्म डेट कितने लिए हैं, या लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितने लिए हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी एंड ऑल द लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, इसमें ओनर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आई आपके, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो पार्ट होता है किसका? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है किसको? लॉन्ग टर्म को। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों को इंक्लूड करता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो सम है वो किसके बराबर होगा? एसेट स्ट्रक्चर के बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका लायबिलिटी साइड का टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? वो आपका एसेट साइड के टोटल के बराबर होगा। तो उसके हिसाब से हम ये सारी चीजें अपनी मैनेज कर सकते हैं कि भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, और एसेट स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई है बिल्कुल? ओके, नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी प्रपोर्शन यूज करेगी, लेकिन कौन सा प्रपोर्शन यूज करेगी। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। वो कौन सा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसको अगर कंपनी फ्रेम कर लेती है तो कंपनी जो है वो अच्छी मानी जाएगी या वेल मानी जाएगी। तो देखो, ऐसा कोई परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर आपका नहीं होता है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी क्या कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि करंट रेशो जो है, आइडियल रेशो हमारी 2:1 मानी जाती है, क्विक रेशो आपकी जो है वो 1:1 मानी जाती है। ठीक है, ये हमारी आइडियल रेशो है, ये सबके लिए रहेंगी। लेकिन अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कंपनी अगर इक्विटी और डेट ले रही है तो 50% इक्विटी ले ले और 50% डेट ले ले, तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाएगी, रिस्क जो मिनिमम हो जाएगा, और इस तरीके से कंपनी एक बढ़िया कंपनी मानी जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है जिसके हिसाब से हम ये बोले कि भाई कंपनी इस तरीके से अपना प्रपोर्शन जो वो फिक्स अपना रख सकती है। तो उसके हिसाब से कंपनी टू कंपनी हमारा डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अपना फ्रेम करेगी। एक कंपनी वहां पर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करे जहां पर दो चीजें हों। पहली चीज कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, जिस लेवल पे एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो रही है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो रही है, उस लेवल पे कंपनी क्या करे, अपना जो लेवल है वो डिसाइड करे और कंपनी ये बोलते दिस इज माई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मान लो एक कंपनी की टर्नओवर है 50 करोड़, एक कंपनी की टर्नओवर है 500 करोड़, तो दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम कैसे हो सकता है भाई, हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। एक कंपनी ऐसी है जिसको पता है कि भाई मेरे तो उसमें फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, उसमें रिस्क है ही नहीं, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा। एक शेयर मार्केट की कंपनी है, उसका जो मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो दो कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होता है। तो देयर इज नो optimum capital structure of the firm. It should be depend upon the cost of capital and value of the firm, the level at which cost of capital is minimum and the value of firm is maximum. At that level company can decide its optimum capital structure, right? तो ऐसा कोई perfect capital structure आपका नहीं होता है। Every company have their own capital structure. It depend upon the risk and लेवल ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय देम। मतलब कंपनी के रिस्क कितना है और उसका ऑपरेशन कैसा है। ऑपरेशन मतलब वो कंपनी छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, किस तरह की कंपनी, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर रही है और क्या क्या कंपनी का प्रपोर्शन इसमें रहने वाला है। तो उसके हिसाब से कंपनी अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्रेम करेगी। लेकिन जब कंपनी अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करेगी तो उसको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेगी, द वर्थ और मैक्सिमाइज द वर्थ ऑफ द फर्म। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपनी की जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, दोनों को मिला के आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, इनमें कुछ रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और वैल्यू ऑफ फर्म का। जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मैक्सिमम होती है। इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी को कैपिटल अरेंज करने में कितना खर्चा आ रहा है, और वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है, हमारी वर्थ कितनी है। ठीक है, अगर कंपनी का खर्चा कम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का वर्थ बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी कंपनी की। और कंपनी की अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की ज्यादा आ रही है, अगर कंपनी के, आप ये भी देखो, ये इसको आप ऐसे भी समझो, जिस कंपनी की गुडविल अच्छी है उस कंपनी को लोग कम पैसों पे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां पर आपका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, जहां पर कम होगी वहां पर आपका वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो जाएगी। तो इनमें ये रिलेशन होता है आपका। ठीक है, अब आप ये देखो, जिस कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है उसको तो लोग कम पैसे पे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कंपनी कोई भागी थोड़ी जा रही है। अगर एप्पल जैसी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो क्या लोग उसके शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो मार्केट से कम रेट दे। लोगों को पता है कि भाई इसका कंपनी कोई भागी थोड़ी जा रही है। रिलायंस जैसी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है कि जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम आएगी वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और जहां पर वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप ही कम आएगी, ठीक है। तो इसमें इन्वर्स ले लेता हूं, मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। कंपनी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करे जिससे आपको भी बेनिफिट मिले और जो शेयर होल्डर है उनको भी बेनिफिट मिले। अब मान लो आपके लिए तो फायदा है लेकिन शेयर होल्डर के लिए फायदा नहीं है, उनको तो कोई डिविडेंड बेचारों को मिल ही नहीं रहा है, तो उससे कोई फायदा आपका नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका बेस्ट अर्निंग पर शेयर, क्योंकि शेयर होल्डर को क्या चाहिए? शेयर होल्डर को बस दो चीजें चाहिए, एक तो उनका जो मार्केट पर शेयर है वो बढ़ा होना चाहिए और उनको डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए और उसमें इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। ये दो तीन चीजें जो वो हम एज अ शेयर होल्डर हम अपनी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है मार्केट प्राइस जो वो आपका क्या होना चाहिए? लॉन्ग रन के लिए हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और मार्केट प्राइस कब ज्यादा होगा? जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी ज्यादा होगी। मार्केट प्राइस हमारा तभी ज्यादा होगा जब कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी, ताकि कंपनी अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी, अब मान लो एक कंपनी की जो कॉस्ट है 100 रुपए में से 20 रुपए कॉस्ट आ रही है और एक कंपनी की कॉस्ट है 8 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो कंपनी, इस कंपनी की वैल्यू अगर मान लो मैं वो कर देता हूं तो मेरे पास कितने पैसे बचे? 92। इसमें कितने बचे? 80 रुपीज। तो इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। कंपनी की जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतनी ही वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहां पर आ जाती है। इज इट फेयर टू द एम्प्लॉय और क्रेडिटर एंड अदर? तो ये चीजें भी कंपनी को डिसाइड करनी पड़ेंगी कि मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी ने फ्रेम किया है, क्या वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका फेयर है एम्प्लॉय, क्रेडिटर और अदर पर्सन के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कंपनी जो है वो ये इसलिए डिसाइड करेगी क्योंकि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के चक्कर में या तो वो क्रेडिटर को अपना चीट करेगी या अपने एम्प्लॉयज को चीट करेगी। तो इनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए। मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने कोई ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर लिया जिससे इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। क्रेडिटर और आपका जो एम्प्लॉयज है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गए? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर जब कंपनी फ्रेम करेगी तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। देखो, हर बिजनेसमैन को अकाउंट आए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से फ्रेम करो कि कोई भी पर्सन उसको देखे तो उसको वो चीजें समझ आ जाए। आपने ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बना दिया कि समझ ही नहीं आ रहा, शेयर में भी कई सारी कैटेगरी बना दी आपने, समझ ही नहीं आ रहा पर्सन को, तो वहां पर हॉश पॉश वाली सिचुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है, आपकी सॉल्वेंसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? हम कितना इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करें ताकि हमारी जो लायबिलिटी वगैरह है उसको हम टाइम पे ऑफ कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब अगर कंपनी अगर चाहे तो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अपना जो चेंजेस अपना कर सके। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया कि भाई नहीं तो हम तो इतना ही कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए तो कंपनी इसमें कर सके। रिजिड पॉलिसी कंपनी ना बनाए, ठीक है। कंट्रोलेबल होना चाहिए, आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो रिस्क है वो आपका कंट्रोलेबल होना चाहिए, ताकि कंपनी अगर कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना चाहती है तो वो उसके हिसाब से उसको फ्रेम कर सकती है। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल का कंपनी जो वो डेट इक्विटी मिक्स रखे ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आए और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये चीजें कंपनी जब भी कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करेगी तो उन सब चीजों का कंपनी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे? रिटर्न, हमारा रिटर्न कितना आ रहा है इससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम होगा, ठीक है। रिस्क मेरा कितना है इस पे भी मेरा अफेक्ट होता है। रिस्क से कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेरा डेट में, क्योंकि डेट अगर कंपनी रिस्क को प्रोपोर्शनेट कर रही है तो कंपनी हमेशा इक्विटी को इशू करेगी, कंपनी डिवेंचर को इशू नहीं करेगी, क्योंकि इक्विटी में कोई कंपनी के लिए डेट मतलब जो है ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर में हमारा रिस्क रहता है। तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो वो होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी है
या नहीं है, इससे भी डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी को कि मान लो कंपनी ने कोई ऐसा प्रपोर्शन डिसाइड कर लिया, कंपनी अगर चाहे तो उसको कंपनी अपनी जो ऐसा लेवल सेट करे कि भाई आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है, तो आप प्रपोर्शन चेंज कर सको। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कि कंपनी कैपेसिटी कितनी है, कंपनी कितना पे ऑफ कर सकती है, तो इसके ऊपर भी कंपनी का डिपेंड करता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी आपके क्या है, लेवल ऑफ द बिजनेस क्या है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, तो उसके हिसाब से कंपनी अपना जो वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी। लीगल रिक्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी की मतलब जो पॉलिसी है उसमें बोल दिया जाता है कि भाई आपको 2:1 का प्रपोर्शन आपको रखना है डेट और इक्विटी में, तो वो उतना आपको रखना ही रखना है, मतलब चाहे कंपनी कोई भी प्रपोर्शन फिक्स कर दे तो उसको 2:1 रखना ही रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसमें बोल दिया कि भाई लीगल रिक्वायरमेंट हमारी कम ज़्यादा हो गई तो उसके हिसाब से हमारा जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन वगैरह, यहाँ पर आपका टैक्सेशन वगैरह आ जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें आपकी वो कर दी हैं, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट वगैरह, ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो सब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, कि कंपनी अगर डेट लेती है तो उसका इतना इतना प्रपोर्शन आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है कुछ चीज़ों पे, अगर हम जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें हमारा टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है। माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर, माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर ये होते हैं कि कंपनी मतलब जो है भाई, कुछ लोगों को बस ये रहता है कि भाई जो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं भैया आज हमारे पास पैसा है तो कंपनी को हमें पैसा देना चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, जो ये कहते हैं कि भैया ठीक है आज पैसा है कोई बात नहीं, इस पैसे को आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर दो, भाई इससे कौन सा हमारा रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है कि नहीं जी, हमें डिविडेंड मिलेगा या हमें इसका पैसा मिलेगा तो ही हम जो वो अपना घर खर्च चलाएंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। तो वहां पर हमें जो वो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें माइंडसेट कैसा है, मतलब कस्टमर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव को सोच रहे हैं या शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव को सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो है वो हमें इक्विटी रखना है या हमें डेट रखना है, क्योंकि डेट वालों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन इक्विटी वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। इक्विटी वाले ये कहते हैं कि मतलब नहीं भैया, मतलब हमें तो अभी पैसा चाहिए, फ्यूचर किसने देखा है, बाद में पता नहीं दोगे या नहीं दोगे, बाद में पता चले आपका जो पैसा है वो हमें ना मिल पाए तो वहां पर हमारे लिए दिक्कत रहने वाली है। ठीक है। इसके साथ साथ में आपका पीरियड ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर कंपनी को परमानेंट कैपिटल चाहिए तो कंपनी जो है वो इक्विटी के लिए जाएगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी डिवेंचर पे जाएगी। तो ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कंपनी को किस टाइप की कैपिटल जो है वो चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी अलग रिसोर्सेज को यूज करेगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी को अलग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर पर्पस ही बदल जाएगा। अगर कंपनी को परमानेंट कैपिटल चाहिए कि भाई थ्रू आउट द लाइफ हमें देनी ही ना पड़े, तो कंपनी इक्विटी को प्रेफर करेगी। कंपनी को ये पता कि भाई 2-4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के लिए चाहिए, तो वहां पर कंपनी जो वो डिवेंचर को इशू करे, फिर उस टाइम पे इक्विटी को इशू ना करे। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे या कैपिटल स्ट्रक्चर को हमारे इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया हो, ठीक है, बहुत इजी है आपके, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट आपका है नहीं जो आपका समझने वाला हो, बहुत इजी टॉपिक है आपका। ओके, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो, हमारी 4 तरीके की थ्योरीज हैं, या इसको अप्रोचेज भी बोल देते हैं हम, अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। 4 तरीके के अप्रोचेज हमारे, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न नहीं, यहां पर आपका एमएम अप्रोच आएगा, यहां पर ना आपका एमएम अप्रोच आएगा। ठीक है। तो 4 तरीके की हमारी अप्रोच है जो कि हमारे इसमें आती हैं। अब देखो इसमें क्या है, 2 कैटेगरी में इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर को जो डिवाइड किया वो इस बेसिस पे किया कि अगर कंपनी डेट लेती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप थोड़ा स्टोरी टाइप में आप समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर कंपनी डेट लेती है तो क्या उसका कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सबसे अहम क्वेश्चन था जो हमारे इसमें कंसीडर हुआ सबसे पहले। और ये जो क्वेश्चन सबसे पहले आया था जिसके माइंड में, वो पर्सन था ड्यूरेंड।
ड्यूरेंट के दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक चीज मुझे ये बताओ कि कंपनी दो रिसोर्सेज यूज करती है, इक्विटी यूज करती है और डेट यूज करती है। इक्विटी तो परमानेंट हो गया, कंपनी डेट को यूज करेगी, डेट को मतलब चेंज करेगी कंपनी। तो इसके माइंड में ऐसी खुरापाती आई, उसने ये सोचा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि कंपनी अगर डिबेंचर यूज करती है, डिबेंचर को बढ़ाती है या घटाती है, तो क्या उसका कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? या कैपिटल स्ट्रक्चर को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म से, डेट का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसमें दो ही बातें होंगी, या तो आप बोलोगे फर्क पड़ेगा या आप बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात तो कुछ होती नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं पढ़ भी सकता नहीं भी पढ़ सकता। अरे भैया पढ़ेगा तो उसमें यस वाले में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसमें नो वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं, अच्छा इसने क्या करा फिर, अलग अलग लोगों से जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पर्सन थे उनसे इन्होंने सर्च करनी स्टार्ट करी। उन्होंने पूछा कि भैया मुझे एक चीज बताओ कि अगर डिबेंचर है कंपनी का, कंपनी अगर डिबेंचर का प्रपोर्शन बढ़ा रही है या घटा रही है, तो क्या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर या वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब कुछ लोगों ने बोला फर्क पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। कुछ लोगों ने बोला डेट का वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ेगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने बोला पड़ेगा उन्होंने अपने लॉजिक दिए, और जिन लोगों ने बोला नहीं पड़ेगा उन्होंने अपने लॉजिक दिए। तो अब कैटेगरी बन गई हमारी दो, कौन कौन सी? एक जो ये कहते हैं कि डिबेंचर का वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ेगा, उनकी एक कैटेगरी रख दी। और जिन लोगों ने ये बोला कि नहीं, डिबेंचर का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? इनके अपने लॉजिक हैं और इनके अपने लॉजिक हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने बोला कि इनका फर्क पड़ेगा, उनको एक कैटेगरी में रखा जिसको हम बोलते हैं रेलिवेंसी थ्योरी अप्रोच। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलिवेंसी थ्योरी अप्रोच को कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो रेलिवेंसी थ्योरी के सपोर्टर हैं, और कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इररेलिवेंसी थ्योरी का सपोर्टर है। रेलिवेंसी का मतलब है कि डिबेंचर इज द रेलिवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म while company going to determine the appropriate capital structure, that debenture is the main component for the capital structure। इन लोगों ने बोला पड़ेगा तो उसको रख दिया रेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर, और जिन लोगों ने बोला कि नहीं ये सब बकवास की बातें हैं, तो उसको रख दिया हमने इररेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर। कई जगह ये वर्ड यूज होगा आपका, रेलिवेंसी थ्योरी और इररेलिवेंसी थ्योरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर कौन से हैं और इररेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर कौन से हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली अप्रोच है और जो थर्ड वाली अप्रोच है, ये हैं आपके रेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर। ठीक है, एनआई अप्रोच और आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दोनों ही अप्रोच ने ये बोला था कि अगर कंपनी डेट लेती है तो उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ेगा। अभी ये आगे थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे ये चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन अभी आप बेसिक चीजों से आप समझो। ये जो दो थ्योरी है, इन लोगों ने बोला ये सब बकवास की बातें हैं, डिवेंचर का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने अपने लॉजिक दिए। तो इन लोगों की जो थ्योरी है, यानी NOI अप्रोच और आपकी MM अप्रोच, ये दोनों जो अप्रोच है वो हमारी क्या है? इररेलिवेंसी थ्योरी सपोर्टर है। जो कि दोनों ही अप्रोच ये कहती हैं कि डिवेंचर का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवेंचर इज इंडिपेंडेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, ये चीज समझ आई? ये दोनों ही अप्रोच आपकी किसने दी थी? ड्यूरेंट ने दी थी। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं दिया, ये तो आपके MM ने ही दिए, मोदी गिलियानी मिलर। मोदी गिलियानी एक पर्सन था, मिलर एक दूसरा पर्सन था, तो दो लोगों ने मिलकर ये अप्रोच दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेट इनकम अप्रोच के। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि अगर एक कंपनी डिबेंचर बढ़ाती है, आप इसको ध्यान रखना कि एक कंपनी अगर डिबेंचर का प्रपोर्शन बढ़ाती है तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर कम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इन्होंने ये टेढ़ बातें बताई। क्या बताया? कि कंपनी अगर डेट का प्रपोर्शन बढ़ाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो जाएगी,
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ जाएगी। ये लॉजिक तो हमें समझ आता है, ये लॉजिक तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहां पर इसने एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया कि अगर कंपनी अपनी, क्योंकि डिबेंचर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट और इक्विटी की कॉस्ट अलग अलग होती है। इक्विटी की कॉस्ट हमेशा डिबेंचर से ज्यादा होती है। कंपनी जब भी अपने फायदे के बारे में सोचेगी, कॉस्ट के बारे में सोचेगी, कंपनी हमेशा डिबेंचर को ही फोकस करेगी, डिबेंचर को इश्यू करेगी, क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर कंपनी डिबेंचर को बढ़ा रही है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी इक्विटी कम करेगी। डिबेंचर बढ़ा दिया कंपनी ने, इक्विटी कम कर दी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? हाँ, कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो गई तो वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ जाएगी। यही चीज इन्होंने यहां पर समझाई है कि अगर कंपनी, जब जब कंपनी डिबेंचर का प्रोपोर्शन बढ़ाएगी तब तक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी वो कम होगी, और जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होगी वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो डिबेंचर है वो रेलिवेंट हो गया किसके लिए, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, और वैल्यू ऑफ फर्म से कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है आपका। तो यहां पर इसने क्या बताया कि फर्म बाय लोअरिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी डिबेंचर को इशू करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज ग्रेटेस्ट। यही चीजें मैंने आपको बताई कि जब आपका कंपनी का डिबेंचर की कॉस्ट आपकी बढ़ती है, डिबेंचर आपका बढ़ा रही है कंपनी, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ जाएगी। तो डिबेंचर और वैल्यू ऑफ फर्म में क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में नेगेटिव रिलेशन हुआ। डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नेगेटिव रिलेशन हुआ। समझ रहे हो, डिबेंचर बढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई। डिबेंचर बढ़ा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई। इसके बीच में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इनके बीच में नेगेटिव, इनके बीच में नेगेटिव, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव। बस ये 1.5 बातें आपको याद रखनी है। समझ आ गई? ठीक है, तो यहां पर इसने क्या बोला, यूजिंग मोर डेट कैपिटल विद ए कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, वही चीजें इन्होंने समझाई हैं। ठीक है, समझ आ गई क्यों क्यों उनकी कम हुई। अब इसका एक लॉजिक और बताऊंगा। अब इन्होंने बताई कुछ एजम्पशन, कुछ एजम्पशन मतलब कुछ चीजें उन्होंने मान के चली। ये एजम्पशन बहुत भारी भरकम शब्द है। ऐसा क्यों? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि मान लो मैं आसमान में पतंग उड़ा रहा हूं, अब मेरी पतंग कटेगी या नहीं कटेगी? कुछ लोगों ने बोला सर आपको तो पतंग उड़ानी आती नहीं है तो आपकी तो कटेगी ही कटेगी। कुछ लोगों ने बोला नहीं सर को पतंग उड़ानी आती है, सर की पतंग नहीं कटेगी। तीसरा बच्चा बैठा था, उसने बोला सर और सब तो छोड़ ही जाए, आप मुझे ये बता दो, मेरी 2-3 चीजें बता दो। उस दिन आपकी तबीयत ठीक है, कुछ चीजें हम मान के चल रहे हैं, उस दिन आपकी तबीयत ठीक है, आसमान में बादल साफ हैं, ठीक है, और कोई पतंग उड़ रही है नहीं उड़ रही है, ठीक है। तो उसने बोला सर देखो और कोई पतंग नहीं उड़ रही है तो एक अलग चीज है, अगर पतंग उड़ रही है तो एक अलग चीज है। यहां पर कुछ हो गई एजम्पशन जो हम मान के चल रहे हैं, उसकी बात भी ठीक है। उसने बोला कि भाई सर हमें अगर ये चीजें क्लियर करोगे तब हम अपना आंसर देंगे, और एजम्पशन से हमारी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग बनती है। हम अपनी थ्योरी में बता देते भैया हमारी थ्योरी में इसका मतलब ये है, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, हमने ये मान के चला है। कल को मान लो जब इस पे और रिसर्च करोगे तो फिर आप हमें क्वेश्चनिंग करोगे, ऐसा कैसे बोल दिया आपने, भैया हम तो ये मान के चले थे, ऐसा कहां बताया था आपने। तो हम अपनी एजम्पशन में पहले बता देते भैया हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये चीजें हैं, और ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में एक भी यूज नहीं होती हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इनकी एजम्पशन ही ऐसी हैं। अभी पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखो इन्होंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका भी एक सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन ये है कि ऑब्वियस सी बात है जो ओनरशिप ग्रुप है उसको हमेशा ज्यादा पैसा मिलेगा कॉस्ट ऑफ डेट से। अगर उसको डेट में ज्यादा पैसा देखेगा तो वो लोग इक्विटी में पैसा क्यों लगाएंगे, वो लोग डिवेंचर में नहीं चले जाएंगे। इधर ये भी कहते हैं कि भैया इक्विटी में हमारा रिस्क है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा।
उधर इनकी रिटर्न भी फिक्स है और इनको मतलब जो है उसके हिसाब से रिटर्न आपको फिक्स रिटर्न मिल रही है। तो ये कहते हैं भैया हमें इनसे ज्यादा पैसा दो, भाई हम पैसा भी लगा रहे हैं, हम रिस्क भी ले रहे हैं, तो हमें ज्यादा पैसा दो। देर इज नो टैक्सेस। क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्सेस हो ही ना? इस एजम्पशन की वजह से ये सारी थ्योरी हमारी एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ठीक है। द यूज ऑफ डेट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर सिंस द डिग्री ऑफ लिवरेज इज इंक्रीज टू दैट एक्सटेंड। मतलब इसमें यह कहता है कि कंपनी अगर डेट और डेट का प्रपोर्शन बढ़ाती है तो उससे जो इन्वेस्टर है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी ने अगर थोड़ा बहुत डेट अगर बढ़ा भी लिया है तो उस पर इतना ज्यादा हाई तौबा मचाने वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आप ये सोचो पहले कंपनी ने 500 के डेट ले रखे थे, अब 550 के डेट ले लिए, कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। देर इज ओनली टू सोर्सेज ऑफ द फर्म। कंपनी के पास दो ही रिसोर्सेज है, कौन से? इक्विटी और डेट। बाकी सबको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो हमारी जो लड़ाई है सिर्फ दो ही चीजों में है, किसमें? इक्विटी में और डेट में। कंपनी दो ही चीजें यूज करो। अब आप ये नहीं कह सकते हटाओ इसको, हम प्रेफरेंस शेयर्स ले लेते हैं, तो आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट है, बराबर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? अगर इसमें फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो हम थ्योरी में कुछ बता ही नहीं पाएंगे आपको। तो हम ये मान के चलते हैं भाई कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं है। ठीक है। ये चीजें एजम्पशन इसकी सारी समझ आई। कि इसमें कोई ऐसी एजम्पशन है जो आपको नहीं समझ आई है तो आप पूछ लो। ठीक है। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन कर दी। ये मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कम है, मेरा कांस्टेंट है, दो एजम्पशन मेरी फुलफिल हो गई। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी ज्यादा रहेगी, 15% है, कॉस्ट ऑफ डेट मेरा 10% है। आप देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरी बनेगी वो किसको मिला के बनेगी? कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दो ही चीजों को मिला के बनेगी क्योंकि मेरी दो ही रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मान लो कंपनी ने सारा पैसा इक्विटी से ले लिया, हम ये मान के चल रहे कंपनी ने डेट लिया ही नहीं। ठीक है। कंपनी ने इक्विटी से मतलब डेट लिया ही नहीं, डेट कर दिया जीरो, तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही बन जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। क्योंकि ये जीरो हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इससे ज्यादा कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करेगी? सारा पैसा इक्विटी से ले लेगी, डेट कंपनी ने लिया ही नहीं, तो कंपनी की वो जो कॉस्ट आएगी वो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट आएगी, मैक्सिमम। इसका उल्टा हम मान के चलें कि मान लो कभी ऐसा हो कंपनी ने ये बोल दिया कि भैया एक काम करते हैं, हम सारा पैसा डिवेंचर से ले लेते हैं। मान के चलते हैं हम फॉर एग्जांपल वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में कंपनी ने इक्विटी जीरो कर दी और डिवेंचर ही हमारी सोर्सेज रह गया, तो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो किसके बराबर हो गई? कॉस्ट ऑफ डेट के। मतलब इससे नीचे कंपनी की जो कॉस्ट है वो नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब 15% से ऊपर नहीं जाएगी और 10% से नीचे नहीं आएगी, मतलब इसी रेंज में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी रहेगी। अब मुझे ये बताओ कि कंपनी पहले 100 रुपए लेती थी, कंपनी ने बोला कि भैया हम सारा पैसा इक्विटी से लेंगे, कंपनी ने सारा पैसा इक्विटी से ले लिया। अब कंपनी ने बोला कि भाई सेकंड ऑप्शन में कंपनी ने ये बोला कि भाई हम काम करते हैं 100 रुपए में से कुछ पैसा हम जो है वो डेट से ले लेते हैं और कुछ पैसा हम इक्विटी से ले लेते हैं। मान लो मैंने 20 रुपए डेट से ले लिया और 80 रुपए मैंने इक्विटी से ले लिया, कुछ तो मेरी इक्विटी कम हुई। जब इक्विटी कम हुई, महंगा सोर्स मेरा कम हो गया और सस्ता सोर्स मेरा बढ़ गया, कॉस्ट मेरी कुछ हद तक कम हो गई। मान लो मेरी कॉस्ट यहां आ गई। मान लो कंपनी ने अगली बार बोला कि भाई काम करो 40-60 कर दो, ठीक है,
तो मेरी और कम हो गई। कंपनी ने बोल दिया 50-50 कर दो, और कम हो गई। कंपनी ने बोल दिया 70-30 कर दो, और कम हो गई। कंपनी ने बोला कि भाई 10 और 90 कर दो, मतलब 10% इक्विटी और 90% डेट, तो मेरे यहां पर आ गया। कंपनी ने बोल दिया भैया 100% डेट कर दो, तो मैं यहां पर आ गया। इससे नीचे तो जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या कह रहा है हमारा, जैसे जैसे मैं डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहा हूं मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। और वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहा हूं मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो रही है उसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है। यही चीज इन्होंने बताई थी कि जब भी कंपनी डिवेंचर लेगी तो डिवेंचर जब बढ़ाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या होगी, कम होगी। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने बताई, समझ आ गई, क्लियर, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है भैया वाह, मतलब तुमने तो एक गजब ही बात बता दी। तुमने बोला कि भाई कंपनी डेट बढ़ाएगी तो ये होगा वो होगा, बहुत अच्छी राम कहानी तुमने बताई है। अब सुनो मेरी बात, मार्केट में क्या होता है, इन्होंने बोला एक चीज ये बताओ कि जब कंपनी डिवेंचर बढ़ाएगी तो इक्विटी वाले पागल हैं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। वो बोलेंगे भैया हम पागल थोड़ी हैं, हमारे पैसे को तुम यूज कर रहे हो और हम ही को निगलेक्ट कर रहे हो, हमारा रिस्क बढ़ रहा है। अब सुन लो हमारी बात, हमारा रिस्क बढ़ रहा है। कुछ हद तक ये चुप रहेंगे, बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% 20% तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20% से ऊपर होते साथ ही इनके कान खड़े हो जाएंगे, मीटिंग में क्वेश्चन उठाना छोड़ कर दें, कंपनी इतना डेट क्यों ले रही है। ये कॉस्ट के लिए नहीं बोलेंगे, ये अपने रिस्क के लिए बोलेंगे कि कल को मान लो कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहा है तो ये बोलेंगे भैया हमारा पैसा जाएगा उसमें, हमारे पैसे से कंपनी बाहर वालों को पे करेगी। जब हमारा पैसा जाएगा तो हमारे पास तो मिलेगा ही नहीं, हमें तो तुमने बोल रखा कि भैया बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। सही, ओके। अब ये कहते हैं भैया आप हमारी एक बात सुनो, अगर कंपनी डेट बढ़ाती है तो हम भी अपनी ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। आप सीधी बात कहानी हमारी सुन लो कि अगर कंपनी डेट बढ़ाती है तो हम भी अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे, जहां 15% ले रहे थे हम 18% लेंगे। क्या कंपनी इनकी बात मानेगी, क्वेश्चन। इन्होंने तो बोल दिया कि भैया हमें बढ़ाना चाहिए, क्या कंपनी इनकी बात मानेगी, बिल्कुल मानेगी। इसके दो रीजन है, पहली चीज इनके पास वोटिंग पावर है, मेजोरिटी है इनके पास, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे ये और मैनेजमेंट के डिसीजन को चेंज कर देंगे। या तो मैनेजमेंट के डिसीजन को चेंज कर देंगे या मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे। भैया जो हमारे फेवर में बात नहीं करेगा वो बंदा हमारे लिए खत्म है, हमने अपॉइंट ही क्यों करा इसको, हटाओ से, हमारे फेवर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इनके पास वीटो पावर है, उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इनके पास लॉजिक ये भी है कि जब भी कंपनी डिवेंचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या बोलती है कंपनी की हम डिवेंचर इशू करेंगे, तो डिवेंचर सबसे पहले इक्विटी देखता है। कंपनी कभी भी इक्विटी नील नहीं कर सकती है, क्योंकि डिवेंचर जो पैसा देगा वो इक्विटी के बेसिस पे देगा। कंपनी को अपनी उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी उसको रखनी ही पड़ेगी। डिवेंचर जो कंपनी लेगी वो इक्विटी के बेसिस पे लेगा, क्योंकि मुझे भी पता है डिवेंचर होल्डर को कि इक्विटी का पैसा परमानेंट है, वो पैसा मेरा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा कंपनी का रहेगा ही रहेगा। इतना पैसा अगर मतलब कंपनी जब भी वाइंड अप होगी सबसे पहले हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें पैसा मिल गया, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इन्होंने बोला कि भैया डेट का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रपोर्शन है वो बढ़ा दो, हमारी रिटर्न बढ़ा दो। अब ये कहते हैं कि एक चीज मुझे ये बताओ कि कंपनी ने मान लो 2% का फायदा किया या 5% का फायदा किया, लेकिन उधर कंपनी ने इक्विटी वालों ने भी तो पैसा बढ़ा दिया, इक्विटी वालों ने भी तो पैसा बढ़ा दिया अपना, तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी को तो कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी ने डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया, इधर कंपनी की इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई तो आपकी जो है उनका रिस्क प्रपोर्शन बढ़ गया।
तो जितना कंपनी ने वहां पे फायदा किया था उतना कंपनी की यहां पे कॉस्ट बढ़ गई, तो उससे इफेक्ट हो गया आपका नील। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कंपनी डेट का प्रपोर्शन बढ़ाएगी तो इक्विटी का प्रपोर्शन आपका बढ़ेगा। जब कंपनी मतलब जो है कंपनी ने जितना फायदा यहां पर करा था, जितना मान लो कंपनी ने यहां फायदा किया, कंपनी ने उतना ही यहां पे क्या कर लिया, नुकसान कर लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई न्यूट्रल। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूट्रल तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी न्यूट्रल। इसको आप ऐसे समझो, आपने बोला कि सर आप एक काम करो, मुझे कोई स्कूटी बताओ कम पैसों वाली, सेकेंड हैंड हो, तो मेरा काम चल जाए। मैंने बोला अरे यार एक बात बताओ कि 1 लाख की स्कूटी आती है, एक स्कूटी है जो कि 50-55 हजार रुपए की मिल रही है। आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन उसमें यार एक बात है कि उसमें थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा। उसने बोला चलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। जब आप उसको लेके गए मार्केट में तो आपने देखा उसने बोला है अरे मैडम ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, ये चीज़ है वो चीज़ है, ब्रेक शू बदलवा लो, ये चीज़ वो चीज़, गेयर हैंडल वैंडल, उसने अलॉय वलॉय मतलब काफ़ी सारा चेंज कर दिया। जब आपने बोला भैया बिल, तो उसने बोला मैडम 35,000। 55,000 की आपने खरीदी थी, 35,000 रुपये आपने ऊपर से लगा दिए। ठीक है, अब पैसा हो गया 90, 90 हो गया। नई कितने की आ रही थी? 1 लाख की। फिर आप ये सोचोगे अरे यार 10 का ही तो फर्क रह गया, 10,000 रुपये और डाल के मैं नई ले लेती, क्या फायदा हुआ मेरा? फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, रही फिर भी सेकंड हैंड। तो यही चीज किसके माइंड में आती है? इन्वेस्टर के माइंड में आती है, इक्विटी शेयर होल्डर के माइंड में आती है कि भैया अगर कंपनी डेट बढ़ा रही है तो हमारा रिस्क बढ़ रहा है, हमारे दिन पे दिन मतलब जो कंपनी हमारा प्रपोर्शन घटा रही है तो हमारा रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है तो हमारी रातों की नींद उड़ रही है। हमारा कंपनी प्रपोर्शन कम करे, कंपनी हमें कुछ लगा ही नहीं रही है, तो इसलिए एक काम करो कि हमारा जो प्रपोर्शन है, हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ा दो। परसेंटेज बढ़ाओगे तो ही हम इसमें रहेंगे, नहीं तो हम अपना पैसा वापस ले लेंगे, फिर अपना तुम लेते रहना डेट। ठीक है, तो इसमें कंपनी जो है वो ये चीजें यहां पर करती है। तो ये कहता है कि इसमें जो है यहां पर कंपनी अपना जो प्रपोर्शन है वो अपना कहती है कि कंपनी जितना डेट से फायदा करेगी उतना ही इक्विटी से उसको जो नुकसान हो जाएगा, जितना उसको नुकसान हो जाएगा तो उससे वो नलीफाई हो जाएगा, नल उसका इफेक्ट जो वो आपका नील हो जाएगा। तो इससे कंपनी को कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एजम्पशन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द फर्म KW इज कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री। ठीक है, कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम इज कैपिटलाइज एज द ओवरऑल, इसमें कि वैल्यू ऑफ फर्म आपकी जो है, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? EBIT कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जरा। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कई बार क्या होता है कि आपको ना ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें बोलेगा EBIT इतनी है, वैल्यू ऑफ द फर्म इतनी है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ठीक है, या आपको बोल देगा कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म इतनी है, EBIT इतनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, आपको ये चीज निकालनी है। तो इन 3 चीज में से कोई 2 चीज देगा आपको और कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। अब मान लो 2 चीजें दे रखे, EBIT दे रखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा आपका। अगर ये 2 चीजें दे रखी है तो ये निकल जाएगा, अगर ये 2 चीजें दे रखी है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो उससे निकल जाएगा। तो ये 3 में से 2 चीजें दे देगा। इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर इन्होंने बताई। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला कि मान लो जैसे जैसे कंपनी ने डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया, अब मान लो यहां से ये जो फर्म थी वो इस तरीके से इनका जाना था, तो ये धीरे धीरे जैसे कंपनी स्लाइटली ऊपर को कर रही है तो इनका जो कंपनी है 10% से लेके 20% तक पड़ी। मतलब कंपनी ने हल्का सा प्रपोर्शन बढ़ाया तो इन्होंने देखो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया। इन्होंने बोला भैया हमारी कॉस्ट बढ़ा दो, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। तो यहाँ से जो कंपनी फायदा कर रही थी यहाँ पे, उससे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट उसका कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अपना लॉजिक दिया था कि भाई ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसका इफेक्ट आपका
ये चीज आ गई। ग्राफ समझ आ गया आपको? यहाँ पर इसका जो है वो प्रपोर्शन बढ़ रहा है, रिस्क प्रपोर्शन बढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो पहले हम 10% ले लेते तो हमारा ये जो है वो बढ़ा दो। जैसे जैसे कंपनी ने प्रपोर्शन बढ़ाया तो इनका ये जो प्रपोर्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। कंपनी ने जितना फायदा कर रही है वहां पे उतना ही इनकी, मतलब एक जेब से निकाल के आपने दूसरी जेब में रख लिया। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। कंपनी ने जितना पैसा वहां बचाया था वहां से उतना पैसा कंपनी ने वहां दे दिया। इसे तो कंपनी ना ही लेती, ना इतना पैसा कंपनी लेती, मतलब डिवेंचर लेती, और ना ही कैसे मतलब वो रहता। तो कंपनी उसके चक्कर में ये चीजें कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एक बीच का रास्ता होता है। ठीक है, किसके बीच का? नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, इन्होंने एक रास्ता निकाला कि भाई हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा कोई रास्ता निकालते हैं जिससे आपका एक सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बन जाए। तो इन्होंने क्या करा, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। देखो, आपकी नेट इनकम ने बताया कि भाई आपके जब डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। इसने बोला कांस्टेंट हो जाएगी। अब आगे क्या, इन्होंने बोला कांस्टेंट कब तक रहेगी? एक लिमिट तक ही कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद डेट भी बढ़ेगा, इक्विटी भी बढ़ेगी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। डेट तो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक लिमिट तक ही लोग आपको डेट देना पसंद करते हैं, लेकिन जब लिमिट से ऊपर जब आपका डेट हो जाता है तो लोगों को लगेगा कि भाई कंपनी पहले वाले डेट नहीं उतार पा रही है तो हमारा डेट कहां से वो करेगी। तो कंपनी को, ऐसी कंपनी को डेट लेने के लिए और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब कंपनी क्या करेगी, किसी एजेंट को हायर करेगी, किसी थर्ड पार्टी को हायर करेगी, भैया आप हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढ के लाओ, हम आपको कमीशन देंगे। उनका भी तो खर्चा हमारा जा रहा है, उनको भी तो कंपनी दे रही है, वो भी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जुड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो सारा कमीशन वगैरह जो कंपनी उनको दे रही है वो सारा हमारा उसमें जुड़ेगा, तो वो सब हमारा खर्चा है। इससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, डिवेंचर तो हमारा बढ़ ही रहा है, और उससे हमारी इक्विटी, तो डिवेंचर बढ़ेगा तो इक्विटी तो हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी तो ये चीज होगी। तो कंपनी इसके बीच में अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अपना फ्रेम कर सकती है। तो ऐसा इन्होंने बताया। जैसे ये चीज है, यहां तक थी आपकी नेट इनकम अप्रोच, यहां तक थी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, बल्कि आप यहां तक भी ना मान करके यहां तक मानो। ठीक है, यहां तक आपकी कांस्टेंट है। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो हमारा ये भी चीज बढ़ेगी। ये है हमारी एनआई अप्रोच, ये हमारी एनओआई अप्रोच, इनका कॉम्बिनेशन मिला के हमारी ये चीज बनी है। तो इन्होंने बोला कि भैया डेट भी बढ़ेगा, आपको मैंने बता दिया क्यों बढ़ेगा। डेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक लिमिट तक ही लोग आपको कम उस पर पैसा देना पसंद करते हैं, उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज जो वो आपकी ये बढ़ेगा तो आपका डेट बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगी, तो आपके वैल्यू ऑफ जो फर्म है, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि डिवेंचर का वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये चीजें अपनी बताई हैं। नेक्स्ट आता है आपका एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच क्या करती है? एमएम अप्रोच इज द सपोर्टर ऑफ एनओआई अप्रोच। इसने सपोर्ट किया एनओआई को, क्योंकि एनओआई ने भी ये बोला था कि भाई कंपनी चाहे जो मर्जी डेट ले ले, उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा, जितना कंपनी डेट बढ़ाएगी उतना ही इक्विटी का प्रपोर्शन आपका बढ़ जाएगा, या इक्विटी अपना जो वो ज्यादा रिटर्न अपनी डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने यहां पर अपनी बताई। तो यहां पर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, आप मेरी बात सुनो, कंपनी चाहे जो मर्जी डेट ले ले उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो हमारा मार्केट प्राइस देखते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारा मार्केट प्राइस देखते हैं, और बाकी इन सब चीज़ों को लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कंपनी ने क्या डिबेंचर लिया है, क्या अपना इक्विटी ली है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क इन्होंने नहीं पड़ा है। तो इन्होंने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस बताया। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब है कि लोग कंटिन्यूसली सेल परचेज अपना करते रहते हैं। इन्होंने बोला हमारी नज़र में इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो एक बार पैसा लगाए और भूल जाए और लॉन्ग टर्म के बाद पैसा देखे, और बाकी तो आर्बिट्रेजर होते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, कई बार ये पूछता कि कौन से प्रोसेस पे बेसिस पे इन्होंने ये चीजें बताई थी। इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, लोगों को जहां 2 पैसे का फायदा दिखेगा वहां पे लोग जो वो शेयर को खरीदते और बेचते हैं।
ठीक है, इसलिए कंपनी को अपना मार्केट प्राइस जो है वो मेंटेन रखना है, बाकी कंपनी चाहे कोई भी प्रपोर्शन अपना यूज कर ले। भाई कंपनी का मार्केट प्राइस अच्छा है तो बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने क्या इक्विटी ले रखी है, क्या डेट ले रखा है, लोग सिर्फ मार्केट प्राइस देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने यहां पर बताई। तो इन्होंने क्या बताया अपना कि जैसे मान लो इनकी कुछ एजम्पशन थी, क्या एजम्पशन थी, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है, जबकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट कभी होती ही नहीं है। क्या नहीं होती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट में? देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आपको पता है कि जितनी बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं उतनी बार हमारी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट लगती है। अगर हम शेयर खरीदेंगे तब भी कॉस्ट लगेगी, अगर बेचेंगे तब भी कॉस्ट लगेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट आर निगलेक्टेड। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो कमीशन वगैरह देते हैं उसका कोई कंसीडर नहीं होता, जबकि उसको कंसीडर किया जाता है। नो इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इन्वेस्टर से फर्क पड़ता है। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। इंफॉर्मेशन कभी भी अवेलेबल होती ही नहीं है। इन्वेस्टर कभी भी अपनी बात नहीं बताएगा कंपनी को, और ना ही कंपनी अपनी बात बताएगी इन्वेस्टर को। तो ऐसा इस तरीके की चीजें आपके नहीं रहती हैं। होमोजीनियस रिस्क क्लास एंड इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, मतलब होमोजीनियस रिस्क क्लास कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब सबके शेयर में एक जैसा रिस्क नहीं होता, किसी में ज्यादा होता है, किसी में आपका कम रहता है। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। कंपनी हमेशा 100% डिविडेंड दे रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। टैक्स डू नॉट एग्जिट, मतलब टैक्स आपका होता ही नहीं है। इसमें एक एजम्पशन और आती है आपकी, ठीक है, इन्वेस्टर आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? इन्वेस्टर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा और उस तरीके से मतलब जो है उसको पता है कि भाई क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर जो है रियल लाइफ में, ये सिर्फ किताबों में होता है, रियल लाइफ में इन्वेस्टर शीप वॉक को देखता है, ट्रेंड देखता है। जहां पे लोग ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं तो लोग वहां पे शेयर खरीदते हैं, और जहां पे लोग बेच रहे हैं तो लोग बेचते ही चले जाएंगे, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहाँ पर इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने वही चीजें इन्होंने बताई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट टू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ कंपनी को मार्केट प्राइस अपना मेंटेन करना है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द कैपिटलाइजेशन रेट, एंड इक्विटी ये जो है आपकी उस पर डिपेंड करती है, और मार्केट शेयर जो वो डिटरमाइन करेगा कि भाई आपकी रिस्क क्लास कितनी है और आपका जो मार्केट शेयर है वो आपका कितना है। लोग मार्केट शेयर देखते हैं, आपकी इन सब चीज़ों को नहीं देखते। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो तो कंपनी की प्रोफाइल कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम कंपनी की प्रोफाइल पढ़ें। कंपनी की प्रोफाइल पढ़ने बैठेंगे तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम ट्रेंड को देखते हैं, जहां पे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, हम उसी को खरीदते बेचते हैं। सेकेंड प्रपोजिशन मतलब ये इन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टर है उसको ईल्ड से मतलब होता है, बाकी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो अपने आप ही ईल्ड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें आ जाती हैं कि इसके हिसाब से कंपनी को, इन्वेस्टर को इतना मिनिमम कट ऑफ रेट तो उसको हमेशा मिलता ही मिलता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? इक्विटी शेयर, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म बोरिंग और बॉन्ड। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग आपका आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग आपका इसका पार्ट नहीं होती है और बाकी सब इसके पार्ट होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस स्टॉक और कॉमन स्टॉक ऑप्शन। कॉमन स्टॉक ऑप्शन को इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। और नन ऑफ दी अबव, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा। इसका बताइए। द मेन एम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मैक्सिमम ओनर्स रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैक्सिमम ओनर्स रिटर्न एंड मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैक्सिमाइज तो करते नहीं है, तो ये तो हट गया। ठीक है, ये भी कम हो गया, मिनिमाइज हो गया आपका, मिनिमाइज ओनर्स रिटर्न। तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग द एसेट ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज। उसमें आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आएगा कि हमने जो एसेट में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से लगा रखा है, मतलब जो सोर्सेज हैं वो आपके किस में आ जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो इसमें आपका सेल्स एंड प्रॉफिट, डेट एंड इक्विटी, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स और नन ऑफ द अबव।
तो इसमें आपका ये आ जाएगा डेट एंड इक्विटी, ठीक है, और इसमें इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट विल बी कैपिटल बजटिंग। तो आपके इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में आपको आपके जो पॉइंट हैं उनको हम कंसीडर कर सकें और आपके लिए एक बेटर कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो थैंक यू गाइस, एंड बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।